दोस्तों कल्पना कीजिए, एक विशाल महल जहाँ हजारों हजारों औरतें रहती है। उनके हंसने की आवाज़, रोने की सिसकियाँ, सपनों की फुसफुसाहट, लेकिन ये सब दीवारों के अंदर ही दब जाती है। बाहर की दुनिया से इनका कोई खबर नहीं पहुंचती। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये चीन के प्राचीन राजवंशों की वो अधूरी सच्चाई है जिसे इतिहास की किताबों से जानबूझकर मिटा दिया गया। एक ऐसा दरबार जहाँ सत्ता का खेल इंसानी जिंदगियों से खेला जाता है। हजारों रखेले, एक बादशाह और वो राजा जो सदियों तक दफन रही। आज हम उस बंद दरवाजे को थोड़ा सा खोलते हैं, उन औरतों की कहानी सुनाते हैं जो जीते जी जीना भूल गई। अगर आपको ऐसे छुपे हुए दर्द भरे लेकिन सच्चे इतिहास पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। चीन का इतिहास दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय इतिहासों में से एक है। यहाँ के राजवंशों ने हजारों साल तक न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन इन शानो शौकत के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई थी जो बेहद अंधेरी और क्रूर थी। वो दुनिया की बादशाह का अंतपुर, जिसे हाउ गोंगा या इम्पीरियल हारेम कहा जाता था। ये कोई छोटा मोटा महल नहीं था, ये दीवारों के अंदर का एक पूरा शहर था। बीजिंग का फॉरबिडन सिटी अकेले ही 9,000 से ज़्यादा कमरों वाला था। इन कमरों में रहती थी वो औरतें, बादशाह की पत्नियां और रखेले, जिनकी ज़िंदगी बाहरी दुनिया से हमेशा के लिए कट चुकी थी। इतिहासकार बताते हैं कि टांग राजवंश के समय एक बादशाह के पास 4,000 से ज़्यादा औरतें हो सकती थीं। मिंग राजवंश में तो फॉरबिडन सिटी के अंदर 9,000 से ज़्यादा रखेले एक साथ रहती थी। यह संख्या सुनकर आज भी यकीन नहीं होता, लेकिन यह हकीकत है। यह औरतें कहाँ से आती थी? हर 3 साल में पूरे चीन में एक बड़ा सिलेक्शन ऑफ इम्पीरियल कंसर्ट्स होता था। सरकारी अधिकारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमते और 11 से 16 साल की लड़कियों को चुनते। परिवार को कोई चारा नहीं था, मना करना खतरनाक होता था। चुनी गई लड़कियां उसी दिन से अपने घर, अपने परिवार, अपनी पहचान को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। उसका नाम बदल दिया जाता है, उसकी पुरानी ज़िंदगी मिटा दी जाती है। महल पहुंचते ही इन लड़कियों की सख्त परीक्षा शुरू हो जाती है। इनके चेहरे, दांत, आंखें, त्वचा, कद, काठी, हर चीज़ की जांच होती है। जो पास नहीं होती उन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन जो पास हो जाती उनकी असली ज़िंदगी की परीक्षा तो अब शुरू होती है। महल के अंदर इन औरतों को सख्त दर्जे पे बांटा जाता है। सबसे ऊपर है महारानी, सिर्फ एक। उसके नीचे प्रमुख रखेले, इनकी संख्या सीमित होती है। और सबसे नीचे हजारों वो औरतें जो शायद पूरी जिंदगी बादशाह का चेहरा भी ना देख पाती। हर औरत का दिन सख्त नियमों से बंधा होता है। सुबह उठना, खाना, कपड़े, यहाँ तक कि सोना, सब तय। बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। ऊंचे दर्जे की औरतों को रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट खाना मिलता। नीचे दर्जे वाली को मोटा कपड़ा और साधारण खाना। यह फ़र्क सिर्फ आराम का नहीं था, यह ज़िंदगी और मौत का फ़र्क था, जो अनदेखी हो जाती, धीरे धीरे महल की भीड़ में गुम हो जाती। हर रखेल का सबसे बड़ा सपना होता बादशाह के साथ एक रात बिताना, लेकिन ये सपना पूरा होना आसान नहीं था। दरबारियों को खुश करना पड़ता, वरिष्ठ रखेलों की नज़रों से बचना पड़ता। मिंग राजवंश में एक अनोखी प्रथा थी। हर रात चांदी की तश्तरी पर नाम रखे जाते। बादशाह जिस नाम पर अंगूठा लगाता उसी को बुलाया जाता। लेकिन कई बार चुनाव भी साजिश का हिस्सा होगा। कुछ नाम हमेशा ऊपर, कुछ कभी नहीं उठाए जाते। जिन्हें कभी नहीं बुलाया जाता वो सालों इंतजार करती, बिना उम्मीद के। कुछ तो पूरी जिंदगी महल में बिता देती बिना बादशाह को देखे, और जब बादशाह की मौत हो जाती तो इन औरतों का भविष्य और भी डरावना हो जाता। कुछ राजवंशों में क्रूर परंपरा थी, बादशाह के साथ कुछ रखेले भी जिंदा दफना दी जाती। शांग राजवंश में तो पुरातात्विक खुदाई में ऐसी कब्रें मिली है जहां एक बादशाह के साथ सैकड़ों इंसान के अवशेष पाए गए। ये शाही बलिदान था, जिंदा औरतों को कब्र में उतार दिया जाता। लेकिन उस अंधेरे के बीच भी कुछ औरतें ऐसी थीं जिन्होंने अपनी बुद्धि, हिम्मत और चालाकी से इस व्यवस्था को तोड़ा। उनमें सबसे चमकदार नाम है वो जेतियान। वो एक साधारण दासी के रूप में महल में आई और आखिरकार चीन की एकमात्र महिला सम्राट बन गई। साल था 637 ईस्वी में, जब वो सिर्फ 14 साल की थी। उन्हें टांग राजवंशों के बादशाह ताइजोंग के महल में भेजा दिया गया। हजारों औरतों में वो बस एक थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। वो पढ़ना लिखना जानती थी। उस जमाने में औरतों के लिए बहुत असामान्य। उन्होंने चुपचाप महल की राजनीति समझी। बादशाह ताइजोंग की नज़र में उन पर पड़ी। 649 में ताइजोंग की मौत के बाद परंपरा के मुताबिक उन्हें बौद्ध मंदिर में भेज दिया गया, सिर मुड़वा दिया गया। लेकिन ये उनके लिए अंत नहीं था। एक बादशाह गाओजोंग ताइजोंग के बेटे, उनका पुराना रिश्ता था। धीरे धीरे वो महल वापस आई। फिर उन्होंने महारानी वांग और दूसरी रखेलों के खिलाफ चालें चली। 655 में वो खुद महारानी बन गई।
जब गाओजोंग बीमार पड़े तो वो जेतियान ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। दरबार के फैसले, युद्ध कर सब उनके इशारों पर। 690 में उन्होंने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और जोंग राजवंश की स्थापना की। 15 साल तक उन्होंने चीन पर कुशलता से शासन किया, किसानों को जमीन दी, करों में राहत दी, सेना मजबूत की। लेकिन बाद में इतिहासकारों ने उन्हें बेवकूफ बताया। सवाल यह है कि क्या मर्द सम्राटों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होते हैं? वो जेतियान अकेली नहीं थी। 19वीं सदी में एक औरत और ने पूरा चीन हिला दिया, इम्प्रेस डाउजर सिक्सी। वो भी 16 साल की उम्र में एक साधारण रखेल के रूप में शियानफेंग सम्राट के हारेम में आई। उन्होंने बादशाह को बेटा दिया और 1861 में बादशाह की मौत के बाद उनका बेटा सम्राट बना। सिक्सी पर्दे के पीछे से 47 साल तक चीन की सत्ता चलाती रही। चीन सम्राटों के पीछे वो ताकत थी, उन्होंने विदेशी ताकतों से लोहा लिया, लेकिन इतिहास ने उन्हें भी क्रूर और चालाक ही कहा। दोस्तों, इन दो बड़ी औरतों की कहानी तो हमें पता लग गई, लेकिन असली दर्द उन हजारों अनाम औरतों का था जिनका कोई नाम नहीं बचा, कोई कहानी नहीं लिखी। वो जिंदगी भर उन दीवारों के अंदर कैद रही, खामोश में जी और खामोशी में मरी। फॉरबिडन सिटी की खुदाई में कभी कभी ऐसे कमरे मिलते हैं जहाँ टूटे दर्पण, पुराने कपड़े, सूखे फूल पड़े होते हैं। ये चीज़ें उन औरतों की तरफ इशारा करती है जो खुद कभी नहीं बोल सकी। मिंग राजवंश के अंत में जब विद्रोही महल पर हमला करने आए तो हजारों रखेलों ने खुद को अंदर ही बंद कर लिया। बाहर की दुनिया से वो इतना डर चुकी थी कि उन्होंने कैद को ही अपनी दुनिया मान लिया। आज हम फॉरबिडन सिटी घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ खूबसूरत दीवारों को और महलों को देखते हैं, लेकिन अगर इन दीवारों की आवाज़ मिल जाए तो वो क्या कहेगी? शायद वो उन लाखों औरतों की कहानियाँ सुनाएगी जिन्होंने रोया लेकिन उनकी आवाज़ें सुनी नहीं गई, जिन्होंने जिया लेकिन उनका जीना इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। इतिहास हमेशा ताकतवर की कहानी सुनाता है, लेकिन असली इतिहास उन कमजोरों की आवाज़ को छुपा देता है जो दफन कर दी गई। हमेशा ताकतवरों की कहानी सुनाता है, लेकिन असली इतिहास उन कमजोरों की आवाज़ों में छुपा है जो दफन कर दी गई। चीनी बादशाहों का वो महल, वो साजिशों का दर्द आज भी उन पत्थरों में जिंदा है। यह इतिहास इसलिए मिटाया गया है क्योंकि वे बहुत सच था, बहुत दर्द भरा था और बहुत ज़रूरी था जानना। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं जिंदा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और छुपी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।